नमस्कार। आज मेरे साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर साहब हैं। मैं अपने दर्शकों को थोड़ा आपसे पॉलिटिकल सवाल आने से पहले जरा राजा सुहेल देव के बारे में बता दूं, क्योंकि इसको लोगों ने सुना है। इस राजा मौके से जाओ। इनके बारे में सुना है। ऐसा कहा जाता है कि जिसके बारे में आप थोड़ा और बता देंगे कि राजा सुहेल देव जो थे, उन्होंने 1033 में महमूद गजनवी के जो भांजा था गाजी मसूद, उसको हराया था बहराइच के पास। और एक तरह से भारत की अस्मिता जो थी, भारत का जो गौरव था, उसको उन्होंने कायम रखा था। और उनके डर से उन्होंने ऐसी शिकस्त दी थी कि फिर अगले 150 साल तक उधर से कोई आक्रांता हिंदुस्तान के ऊपर उसने आक्रमण करने की कोशिश की हिम्मत नहीं की थी। फिर 1175 में मोहम्मद गौरी आए थे। सुहेल देव साहब, आप ओम प्रकाश भाई, आपसे सबसे बड़ा भाई साहब यही सवाल है कि आप लोग तो लड़ाकू कौम थे, आप तो राजपुत्र थे, और ये 10वीं सदी से या 11वीं सदी का होता होता आज आप ओबीसी की कैटेगरी में आ गए। इस सफर के बारे में थोड़ा बताइए ओम प्रकाश। स्थिति है कि जो जातियां शिक्षित नहीं हुई वो अपने इतिहास को नहीं जानी। और सबसे मजे की बात कि जो देश के इतिहासकार थे, उन इतिहासकारों ने जो देश के लिए लड़ा उसका इतिहास नहीं लिखा। अगर हम बोलते हैं तो लोगों को थोड़ा नागवार लगता है। राम रावण की लड़ाई सीता के लिए रामायण लिखी गई, कौरव पांडव की लड़ाई द्रौपदी के लिए महाभारत लिख दिया गया। आल्हा उदल इन पूरा देश जानता है। लेकिन जैसा अभी आपने जिक्र किया कि महाराजा सुहेल देव जी ने जो 1033 में सैयद सवार मसूद गाजी को मारा, 150 साल तक कोई विदेशी आक्रमणकारी भारत पे आक्रमण नहीं किया। जो देश को गुलामी से बचाया, देश को लूटने से बचाया, ऐसे योद्धा, ऐसे महापुरुष के इतिहास को देश के इतिहासकारों ने नहीं लिखा। आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार बनी, जनता पार्टी बनी, बीजेपी बनी, तमाम पार्टियों की सरकारें आई, लेकिन किसी का ध्यान महाराजा सुहेल देव जी के इतिहास की तरफ कि उनके इतिहास को कोई उजागर करे। उसका सिर्फ यही कारण था कि अपने इतिहास को जब तक वो कौम नहीं जानेगी तब तक दूसरे को कैसे जनाएगी। तो जब हमने उनके इतिहास को पढ़ा तो धीरे 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 हमने उस इतिहास को उजागर करने की कवायद किया। तो बसपा की तरफ से उस इतिहास में, हम लोग पहले बसपा में थे, तो एक मूर्ति लगी जो है बनारस में सारनाथ में सुहेल देव जी की। तो वहां उद्घाटन माननीय सुखदेव राजभर जी, माननीय वीरेंद्र सिंह ने जाके उद्घाटन किया। तो वही चर्चा शुरू होती है। फिर माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो लखनऊ के लाल बाग चौराहे पर उन्होंने मूर्ति लगवाई। तो अब वहीं से धीरे धीरे शुरुआत शुरू हो गई कि लोग धीरे धीरे जानने लगे। उसके बाद बसपा से हमारा अलग हुए हम। अलग होने के बाद तो हमने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का निर्माण किया। तो लोग सवाल करने लगे हमसे, सुहेल देव क्यों लिखे? तो उनको हम सुहेल देव के विषय में बताने लगे। फिर हमने एक स्लोगन मानवर कांसीराम जी से सीखा था कि जब तक मानवर कांसीराम जी पार्टी बना करके देश में नहीं आए थे, तब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जानने वाले 5% लोग रहे होंगे, या हो सकता है ज्यादा लोग रहे हों, लेकिन संख्या बहुत कम थी। जब मानवर कांसीराम जी ने पार्टी बना करके जय भीम शुरू किया, तो लोग पूछने लगे कि जय भीम कौन थे। तब लोग बताने लगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम कांसीराम जी ने जय भीम के नाम से उनको बताने के लिए उन्होंने ऐसा स्लोगन दिया है। तो पूरे देश में जय भीम, कोई राजनीति करने के लिए जय भीम बोलने लगा, कोई अपने इतिहास को उजागर करने के लिए, अलग अलग तरह से जय भीम का नारा गूंजने लगा। तो उसी तर्ज पे हमने भी कहा कि हम अपने इतिहास को कैसे उजागर करें। तो फिर मैंने भी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बना करके मैंने भी जय सुहेल देव का नारा दिया। तो अपने लोगों को ट्रेनिंग दिया कि देखो, तुम जय सुहेल देव बोलोगे तो लोग सवाल करेंगे कि जय सुहेल देव कौन थे, कहाँ थे, तब उनको अब इतिहास के बारे में आप बताओगे। तो धीरे धीरे जय सुहेल देव होते 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 आज सारी पार्टियां, मुझे तो खुशी हुई ईश्वर
फरवरी को कि देश तो छोड़ दें, पूरा दुनिया में विश्व की समाचार एजेंसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ लंदन से प्रसारित हुआ, दुनिया की तमाम समाचार एजेंसी मैगजीन में, टीवी चैनलों पर, जब प्रधानमंत्री जी ने मूर्ति अनावरण किया और डाक टिकट जारी किया था गाजीपुर में जाकर के, तो पूरे देश में ही नहीं पूरे दुनिया में धीरे धीरे चर्चा शुरू हो गई। तो अब धीरे धीरे लोग ये मान गए कि महाराजा सुहेलदेव जी जैसे अयोध्या में जब प्रधानमंत्री जी ने जब मूर्ति मंदिर का उद्घाटन करने गए थे, तो उस समय उन्होंने महाराजा सुहेलदेव जी का जिक्र किया और ये भी कहा था कि जब तक सुहेलदेव के विचारों का भारत नहीं होगा तब तक भारत तरक्की नहीं कर सकता है। इसका मतलब कि लोगों में यह विश्वसनीयता बढ़ने लगी कि सुहेलदेव जी एक बड़े योद्धा थे, बड़े लड़ाकू थे, उन्होंने विदेशी कोई आक्रमण नहीं किया। इसका मतलब कि इनके लोगों में विश्वसनीयता बढ़ने लगी और आज लोग उसको मान लिए हैं। अभी मैंने देखा, अभी 10 जून को इसी जो है कि समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सारे दल के लोगों ने विजय दिवस, हमने तो दीपोत्सव, हमने अपने लोगों को, जो मानने वाले लोग हमारे साथी हैं पूरे देश में, हमने मैसेज दिया कि भाई जहां भी आप हो, चाहे विदेश में हो चाहे अपने देश में हो, आप जहां भी हो, अगर भगवान राम अपनी पत्नी को, उनकी पत्नी का अपहरण हुआ था और रावण का वध किया, जो हर के ले गया था, रावण को मारा और रावण को मार करके सीता जी को वहां से छुड़ा करके लेके अयोध्या आए, तो दीपावली मनाई जाती है हर साल। अगर देश को गुलाम बनाने से, देश की संपत्ति लूटने से अगर महाराजा सुहेलदेव जी ने बचाया, तो ये भी विजय दिवस है, आप लोग मनाओ। तो इस बार हमने देखा कि सोशल मीडिया पे शायद आप देखे होंगे कि बड़ी संख्या में पूरे देश में 10 जून को महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का विजय दिवस मनाया गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, मेरे लिए जैसे महाराणा प्रताप की बात करें, शिवाजी की बात करें, महाराजा रंजीत सिंह की बात करें, उसी तरह से, क्योंकि देश की अस्मिता को इन्होंने बचाने का काम किया था। मैं अब आपके पॉलिटिकल कुछ प्रश्न कर ले रहा हूं, राजनीतिक प्रश्न। आपने जो 2017 का इलेक्शन था वो आप भाजपा के साथ लड़े थे, उनसे अंडरस्टैंडिंग में लड़े थे, लेकिन अभी आपने स्पष्ट किया है कि अब वो डूबती नैया है और अब आप उसमें सवार नहीं हो रहे हैं। आपकी समस्या केंद्रीय नेतृत्व से है कि आपकी समस्या प्रदेश के नेतृत्व से? आपकी दिक्कतें कहाँ हैं? तरुका पत्ता एक नहीं हिलता, एक कहावत है ना, होता है। अमित शाह जी से बात हुई थी, मोदी से बात हुई थी, उस समय वो प्रभारी थे, उनसे बात हुई थी, बंसल जी से बात, ये पूरी जो टीम थी गुजरातियों की, ये पूरे गुजरातियों की टीम से हमारी बात हुई थी। कल तक भाजपा थी, जब तक अटल जी, अब भारतीय झूठ पार्टी हो गई है। अब इस बीजेपी पर गुजरातियों का कब्जा हो गया है। गुजरातियों ने हमारे साथ, जैसे कोई बिजनेस करता है व्यक्ति तो वो व्यापारी झूठ बोलता है, वो 100 रुपए की किताब खरीदता है, तो जब बेचना होता है तो वो 100 रुपया नहीं बताता है, वो 150 बताता है। जब कोई ग्राहक कहता है कि 140 ले लीजिए, तो वो कहता है कि 150 में तुम्हारी खरीद है। तो इस तरह गुजरातियों ने, या हम कह लें यूं कि हमारे उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह जी, अमित शाह जी से, मोदी जी से, माथुर जी से हमारी जो बात हुई, जब राजनाथ जी यहाँ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक सामाजिक न्याय समिति बनाई थी और उस समिति ने रिपोर्ट दिया, तब तक सरकार चली गई। सरकार जाने के बाद वो फाइल रद्दी की टोकरी में रही। जिस तरह बीजेपी के लोग या और दलों के लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि 27% आरक्षण का लाभ पटेल ले लिया, यादव ले लिया, शेष जातियां नहीं पाती हैं, तो उस आयोग का मकसद था कि सबको इसमें से हिस्सा मिले, तो 3 भागों में बांट दिया था। तो इस बात को हमने वहां रखा कि आप लोग भी कहते हो मंच पे कि यादव हिस्सा लूट रहा है, पटेल लूट रहा है, तो जिनका हिस्सा है वो सब बराबर कैसे हो, उसके लिए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कर दो। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल चुनाव सरकार बनवा दो और 6 महीने के बाद इसको हम लागू कर देंगे। दूसरी चीज हमने उनके सामने रखा था कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है कि पूरे देश से सबसे ज्यादा बिजली महंगी उत्तर प्रदेश में बिकती है।
गरीब कमजोर सबको आप महंगी बिजली देते हो। तो जो सामर्थ्यवान है उनको आप दो, हमको नहीं उससे मतलब है, लेकिन घरेलू बिजली जो पंखा चलाता है, बल्ब जलाता है, ऐसे लोगों को घरेलू बिजली का बिल माफ कर दो ताकि गरीबों को राहत मिले। नहीं तो बिल के लिए वो तरसता रहता है, नहीं दे पाता तो तार कट जाता है, मार खाता है, जेल जाता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, ये भी आपका सुझाव बहुत अच्छा है। हमने उनसे कहा कि गांवों की स्थिति ये हो गई है कि जो वास्तव में पात्र व्यक्ति है आवास का, आज भी उसको आवास नहीं मिल रहा है। ग्रामीण इलाका हो चाहे शहरी इलाका हो, जो 20,000, 25,000, 15,000 रुपया दे रहा है तो उसको तो आवास अधिकारी कर्मचारी सब दे रहे हैं, और जो गरीब बेचारा किसी तरह तिरपाल टांग करके रह रहा है उसको आवास नहीं मिल रहा है। इसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था है आपके पास, भाई सरकार बनती है तो ऐसा ठोस कोई उपाय बनाइए कि ताकि उसको भी आवास मिले। क्या नहीं, ये भी हम करेंगे। फिर हमने कहा कि उत्तर प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री में हो, चाहे वो सरकारी में करावे चाहे प्राइवेट में, पैसा सरकार वहन करे। तो कहें कि प्राइवेट में क्यों, सरकारी में ही व्यवस्था करा दिया जाए। हम के कहीं हो लेकिन गरीबों का इलाज फ्री में हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। हमने कहा गरीबों के दुर्गति का कारण जो शिक्षा नहीं पा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में, आप गुजरात में शराब बंद हो गई, बिहार में बंद हो गई, तो बीच में यूपी है तो यूपी में शराब बंद कर दीजिए। तो अमित शाह जी ने और मोदी जी ने हंस के कहा कि यार ये आमदनी का जरिया है। हमके तो आमदनी का जरिया है, लेकिन गरीबों को गरीब बनाने का भी जरिया ये है, तो इसको आप कर दीजिए। तो कहें कि चलो सरकार बनती है तो इस पे भी विचार करते हैं। फिर हमने कहा कि शिक्षा, किसी समाज को, देश को, प्रदेश को तरक्की करने के लिए वहां के लोगों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और आज उत्तर प्रदेश की हालत है कि गरीब पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पा रहा है। तो इस देश में दो तरह की शिक्षा है, एक सरकारी स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल है। सरकारी स्कूल में क से कबूतर और प्राइवेट स्कूल में क से कंप्यूटर। और वहीं दोनों स्कूल से पढ़ करके मेहनत करके बच्चे जब जाते हैं इंटर बीए कर लेते हैं तो किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर पेपर एक आ जाता है। तो फिर दो तरह की शिक्षा क्यों है? देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक है, तो फिर दो तरह का कानून क्यों है? तो समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा, ये आप कर दीजिए, हम आपके साथ चुनाव मैदान में आने को तैयार हैं। तो ये सारी शर्तें जितनी बात हमने कहा वो मान लिए, कहें चलो लगो, और सरकार बन जाती है तो हम लोग कह रहे हैं हम ही लोग इसको लागू करेंगे। मैं आया और आज तक मैं डंके की चोट पर बैठे अमित शाह जी, मोदी जी, चाहे वो माथुर हो, कोई बीजेपी का नेता बैठे हमारे सामने, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि मैं उनके साथ रहा हूं। 1 रुपया भी, मैं बड़ी बड़ी रैली किया हूं, 1 रुपया इन लोगों ने नहीं दिया है। कोई भी कार्यक्रम में किया, मैं चंदा मांग के किया, लेकिन इनसे सहयोग नहीं। मुझे उम्मीद थी कि मैं बोलने लायक रहूंगा, अगर इनसे सहयोग लूंगा तो ये कल हमको चुप करा देंगे। तो हमने इस उम्मीद से कि जो मैं वादा किया हूं जनता के बीच में, जो इन्होंने मुझसे कहा है इसको लागू कराना है। अब स्थिति सरकार बन गई, 6 महीने मैंने इंतजार किया। 6 महीने के बाद जब मैंने दबाव बनाना शुरू किया, जब मैंने मुख्यमंत्री से कहना शुरू किया, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी बात वहां ऊपर है, आप वहां बात करो, हमसे आप इन सब चीजों को बात ना करो। हम के भाई ये बात आपकी बात कहना सही है, क्योंकि आप तो बीजेपी के हो नहीं, क्योंकि 325 एमएलए जीत के आए और 325 में से एक भी लायक नहीं मिला कि जो सीएम बन सके। यही बीजेपी का तो कैडर है। यही तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि बीजेपी बहुत ईमानदार पार्टी है, बीजेपी जातिवाद नहीं करती है। तो खैर कोई बात नहीं मुख्यमंत्री जी, आप हैं, आपसे हमसे कोई बात नहीं, तो हम तो भाई ठीक है। मैंने फिर शाम को जहाज पकड़ा चला गया दिल्ली। अमित शाह जी से बात हुई, कहा ठीक है तुम आ जाओ। मैं गया तो उनसे कहा, तो कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने योगी से बात किया, फोन से बात करके, तो फिर उन्होंने हमसे कहा कि ठीक है हम इसको कराते हैं। वो धीरे धीरे हमको 6 साल भर टाले। जब टालना शुरू किया तो हम बराबर संपर्क आना जाना लगा रहा। तो जब हमने दबाव बनाया कसके, तो फिर 2 बार अमित शाह जी लखनऊ आए और हमारा और योगी जी से बैठा के पंचायत हुई लखनऊ। पंचायत के बाद तो दूसरे पंचायत में तय हुआ। फिर ये बहकाने के लिए, जिस तरह काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में थी, फिर उन्होंने मंडल आयोग गठित कर दिया। तो मंडल आयोग बना करके उसको भी रद्दी की टोकरी में। तो उसी तरह इन्होंने माननीय राघवेंद्र सिंह, पूर्व रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के नेतृत्व में कमेटी बना दिया।
विभाग मेरे पास था, मैंने लग करके उसको उस रिपोर्ट को तैयार करवा लिया। रिपोर्ट 30 मई 2018 को आ गई। जब आ गई रिपोर्ट तो मैंने कहा कि अब इसको लागू करिए। जब दबाव बनाना शुरू किए तब अमित शाह खुलना शुरू किए। तब दिल्ली में कहें कि ऐसा है कि देखो अब एमएलए बन गए हो, मंत्री बन गए हो, अब राजनीति करो, अब इन सब पचड़े में ना पड़ो। हम के मान्यवर आपने कहा था, कहा चुनाव में ये सब बोला जाता है। हम के नहीं, दुनिया के सामने आप बोलो लेकिन मेरे सामने जो आप कहे उससे मुकरो न। तो कहे तो क्या कर लोगे? हम के नहीं, बहुत कुछ तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि हम आपके साथ नहीं रह सकते। खैर बहुत कुछ हुआ हमारा, उनका कई दौर की बात हुई, फिर उसके बाद मैंने इस्तीफा दे करके मैं चला आया। अब सवाल इस बात का है, न महंगाई कंट्रोल कर पाए, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किए, जनता के सामने टीवी पर बोले, मंच पे बोले, माइक लगा के बोले। इन्होंने कहा था कि हम खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, एक भी काम तो ये नहीं कर पाए। जब यहाँ मुसीबत आई कोरोना से लड़ने के लिए, ये लोग चुनाव लड़ रहे थे, ये वोट का बंदोबस्त कर रहे थे। महंगाई कंट्रोल करने की बात आ रही है तो अब ये लोग कहते हैं कि एक देश एक टैक्स होगा। हम लोगों ने भी कहा कोई बात, अच्छी बात है। जब एक देश एक टैक्स की बात है तो फिर पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी क्यों नहीं? आप एक राशन कार्ड एक देश की बात भी करते हो तो फिर पेट्रोल डीजल पे जीएसटी क्यों नहीं लागू करते हो? क्या वजह है? तो इन तमाम चीजों को देख करके हमने ये मान लिया कि जब इनको जरूरत पड़ती है तो ये इस्तेमाल करते हैं, और जब इनको जरूरत नहीं होती है तो यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और छोड़ दो, इनको फेंक दो। जी, यही इनका तरीका है। ओम प्रकाश जी, मैं थोड़ा एक विषय से थोड़ा सा हटके एक आपसे एक, क्योंकि आप इतना ज्यादा मिले हैं उन लोगों से, थोड़ा विषय से हटके, क्योंकि मुझे कल अजीब सा लगा। मैं ये देख रहा था कि अमित शाह साहब जब अपने ड्राइंग रूम में बैठे हैं तो सैंडल या जूता पहन के बैठते हैं, और मैंने देखा जितने लोग अंदर जा रहे थे सब नंगे पैर, सब नंगे पैर, वो चाहे अनुप्रिया जी हो, वो चाहे कोई भी हो, नंगे पैर। तो वो मुझे कहीं याद आ गई बहन जी की, जब बहन जी एक कुर्सी डाल के बैठ जाती थी और सब लोग को सामने बिठाती थी। तो क्या आपको भी आपको जूता उतार के नंगे पैर अंदर जाना होता था अमित शाह साहब के सामने? ये व्यक्तिगत सवाल है थोड़ा। ये बात सही है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं एक इस बात का उत्तर मैं आपको दे रहा हूं। मैं जब भी गया हूं तो उनके कमरे में अमित शाह जी बिना जूते के रहे हैं। फोटो भी आपको दिखाऊंगा, मैं भेज दूं, कहिए तो अभी भेज दूंगा। वो बिना जूते के बैठे थे, और जूता स्वाभाविक है कि कमरे में बाहर निकाल के, मैं भी गया था। मैं उनके पास हमको अंदाज है कि कई दर्जन बार गया हूं, 1-2 बार नहीं, अक्सर हम जाते आते रहते थे, क्योंकि यूपी से हमसे किसी से पटती नहीं थी। तो चूंकि माध्यम वही था तो हम वहीं जाते थे, उन्हीं से अपना, यहाँ चाहे बंसल हो, चाहे योगी जी हो, चाहे जो भी कोई, वहीं से बात हम करते कराते रहे। तो ये बात सही है कि अब हो सकता है वो जूता पहन के बैठे हो, तो सत्ता पाने के बाद तो आदमी को थोड़ा सा रुतबा आ ही जाता है ना। नहीं, मैं भी आपको फोटो भेज दूंगा वर्दी पहनने के बाद। मतलब ये सब जो किसी उच्च जात की जो खराब बातें उसको तुरंत आदमी ले लेता है, उसकी अच्छी बातें नहीं लेता है। पैर छुआना, मैं जूता पहनूंगा तुम नंगे पैर रहोगे, ये सब मैंने देखा है, ये सब बुराई बहुत जल्दी आ जाती है। सब लोग जूता उतार के बैठे, स्वच्छता बात है। हाँ, नहीं, महाराष्ट्र और बंगाल में और दक्षिण भारत में लोग घर के अंदर जूता नहीं ले जाते हैं, ये मानी बात, हम लोग भी नहीं ले जाएंगे। जी जी। अब मैं अलग अलग स्टेटों का अलग अलग कल्चर है और उसका सम्मान भी करना चाहिए, लेकिन मैं जूता नहीं उतारूंगा तुम जूता उतारोगे, ये जरा कुछ गले के नीचे बात उतरती नहीं। मैं एक चीज और आप समझना चाह रहा हूं, आपने अभी वो कहा है कि आप 10 अलग अलग दलों का एक गठबंधन कर रहे हैं, उसका सामाजिक न्याय की और उस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन पूर्व में भी देखा गया है कि इस तरह के गठबंधन बहुत लंबा समय तक चलते नहीं है, वो आंतरिक उनमें अपनी खींचतान रहती है। तो इस बार क्या आपको लग रहा है कि जो भी गठबंधन आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो थोड़ा लॉन्ग टर्म रहेंगे? देखिए, हमको करीब 18 महीने हो गया गठबंधन बनाए। 18 महीने से हम लोग एक साथ चल रहे हैं। जब नीयत साफ हो और इरादा एक हो, लड़ाई एक हो, तो वहां गठबंधन टूटने का सवाल नहीं होता है। हमारे साथ जितने लोग हैं, सभी लोगों की एक ही बात है कि हम सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, न कि हम लोग स्वार्थ के लिए टकरा रहे हैं। जब लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग समाज को एकजुट करेंगे, सत्ता में चलेंगे, तभी समाज का हित हो सकता है, हमारा भी हित हो सकता है।
तो यहाँ अभी तक तो मैंने जो 18 महीने मैंने पढ़ा है, अभी कल भी मैंने बैठक किया है, कल भी जो सवाल आप हमसे कह रहे हैं वही सवाल मैंने लोगों से कहा कि भाई हो सकता है आप लोगों को बीजेपी, बसपा, सपा, कांग्रेस कोई दल के लोग पूछें, कोई पैसे कौड़े की बात, आजकल हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई पैसा दे दे, कोई ऐसी बात हो या कोई आपसे बात कर रहा हो तो भाई उसको हमको बता दीजिएगा ताकि हम पहले से अलर्ट हो जाएं। तो लोगों ने कहा कि नहीं साहब कोई बात नहीं है। सही बात तो देखिए ये है कि हमारा मोर्चा शुद्ध रूप से ओम प्रकाश राजभर के ही इर्द गिर्द है। किसी मोर्चे में जो लोग हैं उस मोर्चे में हमसे अलग होने के बाद उनको कोई घास डालने वाला नहीं है, उनकी कोई हैसियत, मैं नहीं कहता कि मैं बहुत हैसियत में हूं, लेकिन वो मेरे साथ हैं तो मेरी और ताकत बनी है, और अगर वो अलग हो जाएंगे तो जो उनकी ताकत है वो छीन हो जाएगी। ऐसा हमारा अपना मानना है। मैं अपने दर्शकों को एक बता दूं और उसके बाद एक प्रश्न आपसे पूछता हूं। 2017 का जब इलेक्शन हुआ था तो आप जो सुहेलदेव पार्टी थी ओम प्रकाश जी की, उसने बीजेपी के साथ इलेक्शन लड़ा और वो 7वें नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी वोट की दृष्टि से। सबसे बड़ी बीजेपी, फिर बीएसपी, फिर सपा, फिर कांग्रेस, फिर आरएलडी, फिर अपना दल, और आपको तो 7वें नंबर पे आप 7वें नंबर पे थे वोट की दृष्टि से, और आप सीट की दृष्टि से 5वें नंबर की सबसे बड़ी पार्टी थे, क्योंकि कांग्रेस को 7 सीट, आपको 4 सीट और अपना दल को 9 सीट, तो ये आप 5वें नंबर की पार्टी थे। मुझे एक अजीब सा अभी ताज्जुब हुआ जब अपना दल की अनुप्रिया जी को, निषाद पार्टी के संजय निषाद जी को, इनको हेलीकॉप्टर जहाज दे के बुलाया गया, और आप, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो राजभर समाज नहीं, ये इससे बहुत से समाज जुड़े हुए हैं। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम लोग भर बोलते हैं, कहीं कुछ दूसरा नाम है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाम दूसरा हो जाता है। आपको वो आपको स्थान क्यों नहीं मिलता है भाजपा में? आप स्पष्ट बोलते हैं इसलिए, आप अपनी मांग कहते हैं इसलिए, क्योंकि अपना दल और संजय निषाद को तो सब कुछ मिल रहा है। देखिए कल एबीपी डिबेट पर संजय जी थे, शायद आपने देखा होगा। संजय जी ने ये कहा कि हमको मंत्री बना दीजिए तब हम समाज का भला कर सकते हैं, तो उनकी डिमांड तो मंत्री की है। अब आपने देखा कि समाजवादी पार्टी में गए, समझौता किए, तो अपने बेटे को समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही लड़ा दिया। फिर बीजेपी में गए तो बीजेपी से टिकट मांगना चाहिए कि 21 सीट दे दीजिए, तो बीजेपी में अपने बेटे को ही बीजेपी के टिकट से लड़ा दिए। अब उनकी ख्वाहिश है किसी तरह हम मंत्री बन जाएं। अब वो भूल गए कि जो 17 जातियों को आरक्षण दिलाने की बात कर रहे थे 80 में ले जाने की, अब वो डिमांड वो भूल गए। अब वो डिमांड उनकी हो गई है कि किसी तरह हम सत्ता में चले जाएं। अब अनुप्रिया जी की बात ले लीजिए, 2 साल किनारे अनुप्रिया जी थी, बयान तीखा आता था, तो अब अनुप्रिया पटेल जी को इस नाते बुलाया जा रहा है। अब उनको लग रहा है कि अब मौका बहुत बढ़िया है, चलें तो मंत्री बन जाएंगे। तो अब अनुप्रिया जी के अंदर में विस्तार होगा तो मंत्री बन जाएंगी। उत्तर प्रदेश में उनके पति जो है विस्तार होगा तो मंत्री बन जाएंगे। अब यही डिमांड तो उनकी है। क्या इनके तरफ से डिमांड आई कि 52% आबादी पिछड़ों की है, पिछड़ों को 52% आरक्षण मिले? क्या इनकी डिमांड कोई है? 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है उत्तर प्रदेश में, 5,844 पद पिछड़ों का योगी जी ने लूट लिया। क्या इसकी डिमांड वहां रखा है इन लोगों ने? दोनों नेताओं की बात मैं कर रहा हूं, दोनों नेताओं ने क्यों सवाल किया? अभी बादा में कि कृषि विभाग में 13 नियुक्ति हुई है, 11 ठाकुर की नियुक्ति हो गई, और शेष 27% आरक्षण पिछड़ों का, 22.5% शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब्स का। क्या इसके सवाल पर उन्होंने कल मैंने वहां जो जाने वाले लोग क्या इस पे चर्चा किए? जो क्षण के बात आई कि भाई हमको जिला पंचायत की फला फला सीट दे दीजिए, हमको मंत्री बना दीजिए, हमारे पति को मंत्री बना दीजिए, हमको बना दीजिए, इसके अलावा तो कोई बात नहीं समझ में आई। और एक मजे की बात जो आपने कहा, जूता निकाल करके जाना, तो बीजेपी गुलाम, मैं कह रहा हूं आज के तारीख में बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी, अब वहां गुलामी स्वीकार करो तब रह सकते हो, गुलामी स्वीकार नहीं करोगे तो नहीं रह सकते हो। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? मैंने तीन वीडियो बताऊं
डिप्टी सीएम मौर्य जी यूपी में मंच पे बैठते हैं, एक डिप्टी सीएम कुर्सी पर, एक मुख्यमंत्री कुर्सी पर, एक डिप्टी सीएम पिछड़ा जो है स्टूल पर बैठा हुआ फोटो वायरल हुआ था, शायद देखा होगा आपने। दूसरी घटना मैं बता दूं, कलराज मिश्रा जी मंच पे, यही डिप्टी सीएम हाथ पकड़ लिए तो इनका हाथ झटक दिया, ये भी हमने देखा। तीसरा, जब ही लखनऊ में आए थे अमित शाह, वो का नाम है जो हाथ में ले जाके देते हैं गुलदस्ता, 7 बार देने की कोशिश किया अमित शाह जी को डिप्टी सीएम मौर्य जी पिछड़े लोग, और 7वीं बार जाकर के तब अमित शाह ने गुस्से में ले लिया। यही तो है हैसियत, पिछड़ों की यही ना हैसियत है। आज पिछड़ों के इतने नेता हैं सदन में, हम कह रहे हैं कि जो 5844 पद पिछड़ों का योगी जी ने लूटा है, लुटवाया है। मेरे घर का तो कोई बेटा नहीं न है, मेरे परिवार का कोई नहीं है उसमें, लेकिन कोई ना कोई हिस्सेदारी लूटी जा रही है। अगर आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हो तो उसमें आप गए हो तो आप क्यों नहीं बोलते हो? आप बंगाल में धरना देते हो, बंगाल के मुद्दे पर हमारे पिछड़े समाज के नेता प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, बंगाल के मुद्दे पर धरना यूपी में देते हो, इतने गुलाम हो। ये क्या सिखाते हो आप लोग? ये गुलामी न है। एक बार भी धरना आपने दिया कि 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे मेरठ वहां बांदा में इस तरह की घटना हुई है, क्या उस पर धरना आपने दिया? तो यहाँ गुलामी जो करना करेगा, जो गुलामी करेगा वो वहां रहेगा, जो नहीं करेगा वहां नहीं रह सकता। ओम प्रकाश जी, जल्दी से एक और, क्योंकि चुनाव में जो अभी जैसा लग रहा है, विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में अभी अखिलेश जी दिखाई दे रहे हैं। वो भले ही घूम ना रहे हों, अभी वो शुरू नहीं किए हैं, तो क्या आपका उनकी पार्टी से कोई तालमेल होने की संभावना? देखिए, बात आपने सही कहा है। मायावती कभी आप बताइए कि जब जब सरकार बनाई है तो मायावती जी कोई आंदोलन करती हैं? नहीं। उनके पास 24% वोट ऑलरेडी रहा है और उसी वोट के बल पर वो चुनाव लड़ती हैं, जीतती हारती हैं। ये 42% एक वोट है उत्तर प्रदेश में जिसकी कोई पूछ नहीं है। ये 42% वोट जिसके साथ चला जाता है उसी की सरकार बन जाती है। आज वो बीजेपी के साथ आया, अब जब सपा बसपा से ठगा हुआ महसूस किया तो बीजेपी के पास आ गया। अब यहाँ ठगा हुआ महसूस कर रहा है, तब चौराहे पर खड़ा कि जाए कहां। अब वो बड़ा पेशो पेश में है, तो अब उसको जब इस पे चर्चा करता है तो उस पे ओम प्रकाश राजभर दिखते हैं। यार, सड़क से लेकर सदन तक तो एक ही नेता है जो ओम प्रकाश राजभर जो लड़ रहा है, और तो कोई बोल नहीं रहा है। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि ओम प्रकाश की मदद वो कैसे करे, और वो मदद तो चुनाव में वोट की ही मदद हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो दौर है आज के भी तारीख में, हमारा जो मोर्चा है, हमारे मोर्चे में हम बहुत नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि 403 सीटों में लगभग 350 सीटें ऐसी हैं जहां हम लोग 2000, 5000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 वोट दिलाने की हैसियत में हमारा मोर्चा है। हमारे विचार, हमारे जो लड़ाई है, इस लड़ाई से अखिलेश जी अगर सहमत हैं, मायावती जी सहमत हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहमत हैं, तो हमारी प्राथमिकता है कि जो मजबूत इसमें दिखेगा, हमारे विचारों को मानेगा, हम उसके साथ जाने के लिए हमको कोई परहेज नहीं है। बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ये हम बार बार कह रहे हैं। ओम प्रकाश जी, आपसे अंतिम प्रश्न, और वो प्रश्न थोड़ा मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो सामाजिक ज्यादा है। आप पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप दलितों की लड़ाई लड़े हैं इतने साल। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा तबका वंचित महिलाएं भी हैं, क्योंकि ये चाहे वो बड़े घर की महिला हो, बड़ी जात की महिला या छोटी, वो वंचित है। वो अगर बड़े जात की तो अपने घर में वंचित है, छोटी जात के। आपको कभी लगता है कि जब आप ये इसकी बात करते हैं कि भाई आरक्षण मिले, तो उन महिलाओं का भी कम से कम आपके दल में तो कुछ आरक्षण हो, कि आप 100 टिकट दे रहे हैं तो कम से कम महिलाओं को तो 33 दें। बाकी सारी बातें तो ये सब लोग झूठ बोलते हैं, सारी बड़ी पार्टीज सिर्फ महिलाओं के नाम पे झूठ बोलती हैं कि तुम्हें 33% आरक्षण मिलेगा। आपके मन में कुछ इस तरह की योजना है कि जब आप टिकट बांटेंगे तो महिलाएं जो वंचित वर्ग की तौर पे, उनको भी उनके साथ न्याय होगा? देखिए,
हमको 22 सीट कह करके बीजेपी ने जब पहली बार बात किया तो 22 सीट की बात किया, लास्ट में आते आते हमको 8 सीट दिया। तो 8 सीट में हम 4 सीट सुरक्षित हो गई, 4 सामान्य मिली। तो एक हमारे सिंह साहब लड़ गए, जो सुरक्षित सीट थी, एक महिला पासी हमको मिली। सुरक्षित सीटों पर दिक्कत होती है जब छोटी छोटी पार्टियों के पास इतने बड़े लड़ने वाले लोग नहीं हैं। तो एक मंजू पासी, हमने कहा भैया देखो महिलाओं को भी लड़ाना है, तो मंजू पासी को लड़ा दिया। दूसरी सीट पर हमने कहा कि भाई त्रिवेणी राम आए, हम कहे यार अपनी पत्नी को लड़ाओ। तो कहे साहब वो पढ़ी लिखी नहीं है, बोल नहीं पाती है, ये वो। हम कहे यार हम चाहते हैं, हमारी पार्टी का नियम है कि 50% आरक्षण हम महिलाओं को अपने संविधान में लिखे हैं, हम इनको में भी रखते हैं। हम इनसे हमारी मीटिंग का आप लेंगे तो 60 से 70% भीड़ हमारी मीटिंगों में महिलाओं की हो। तो इनको हिस्सेदारी में चाहे जहां भी हमारा प्रयास होता है, लेकिन अभी तक जैसे होता कि अभी हम छोटी पार्टी है तो लोग समझते हैं कि कमजोर आदमी है, यहाँ क्या होगा। अब वहीं हमारा प्रयास है कि जो 50%, जो 33% रिजर्वेशन लोकसभा में विचाराधीन है। अब यही देखिए मजे की बात, मैं भारतीय झूठ पार्टी क्यों कहता हूं, जब ये विपक्ष में थे तो यही स्मृति ईरानी, यही मोदी जी, यही अमित शाह, यही योगी जी महिलाओं को 33% आरक्षण सदन में वकालत करने की बात करते थे। सत्ता मिलते ही वो भूल गए। आज 33% आरक्षण उसको लागू कर देते लोकसभा और विधानसभा में, तो सारी पार्टियां मजबूर हो जाती कि नहीं, यहाँ महिला जैसे पंचायत चुनाव में है, ये सीट पे सामान्य महिला, इस सीट पे बैकवर्ड, इस पे शेड्यूल कास्ट, तो मजबूर है, भले वो रोटियां बेल रही हो, हाँ, लेकिन नेता चट अपनी पत्नी को लड़ा देता है। तो ये व्यवस्था, हमारी सोच है कि उत्तर देश में अगर बीजेपी वास्तव में, मैं कहता हूं कि जो वादा उन्होंने किया वो वादा तो किसी के साथ निभाया नहीं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, किसी के साथ नहीं निभाया। अगर 33% भी जो वहां विचाराधीन है, अगर उसी को पंचायत एक्ट की तरह लागू कर दें, तब भी पार्टियां मजबूर हो जाएंगी, चाहे हम हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी दल हो, सब मजबूर हो जाएंगी। देखिए कानून सबसे मस्ट है। हमारा मानना है कि दिल्ली में कानून बना दिया जाए, 50% भागीदारी महिलाओं को हम लोकसभा विधानसभा में आरक्षित कर दें सीटें, तब तो ओम प्रकाश की भी मजबूरी होगी, सारी पार्टियों की मजबूरी होगी कि महिलाओं को लड़ाना। तो हमारी तो ये चाहत है, मैं ये हमारे पार्टी के बाइलाज में है। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि अब अकेले हमको सब कुछ बोलना है, सब कुछ अकेले चिल्लाना है, चाहे हम आपके सामने बोलें, चाहे जनता के बीच में बोलें। जहां जैसा देखता हूं, मैं खुद महिला सम्मेलन, महिलाओं को आगे करके राष्ट्रीय अध्यक्ष, महिला प्रदेश अध्यक्ष बना करके पूरी टीम 50-50 हजार, 20-20 हजार, 10-10 हजार महिलाएं जुटती हैं, महिला सम्मेलन करता हूं, उनको जागृत करता हूं कि देखो जब तुम्हारे में सम्मान बढ़ेगा, तुम्हारा सुरक्षा तब होगी जब तुम्हारी बेटी पढ़ लिख करके वो दरोगा बन के आएगी थाने पर, जब तुम्हारी बेटी सिपाही बन के आएगी, तुम्हारी बेटी सीओ बन के आए, तुम्हारी बेटी एसपी बन के आए, एसडीएम बन के आए, डीएम बन के आए, तब तुम्हारा समाज में लोग तेरे साथ अन्याय नहीं करेंगे। आज कहने के लिए तो ठीक है 50%, लेकिन हिस्सेदारी के लिए आप लोगों को लड़ना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। तो हमारा तो प्रयास जैसा, जहां जैसा देखते हैं वैसा करते हैं। हमारे तरफ से जो आपने बहुत अच्छा सवाल, मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि कम से कम पहले व्यक्ति आप हैं जो इस सवाल को आपने मुझसे पूछा है, महिलाओं को लेकर के 50% की भागीदारी के सवाल पे। तो 8 सीट मुझे मिली भी थी, उसमें कोशिश किया, तो क्योंकि मेरे पास कोई कैंडिडेट भी नहीं था, और ये हुआ कि पहले किसी तरह जीत करके चला जाए, उसके बाद लड़ करके हमारा प्रयास होता है कि उसमें उनको हिस्सेदारी ज्यादा से ज्यादा हम दें। अभी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। आपसे बहुत बातें और करनी थी, लेकिन आगे कभी किसान पे बात करनी है, कोरोना का जब कुप्रबंधन हुआ उस पर आगे करेंगे। और ईश्वर से, तो मैं तो ईश्वर में विश्वास करता हूं, और मेरी प्रार्थना यही है कि महिलाओं का हम लोगों के जीवन काल में उनका जो पूरा तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन कम से कम कुछ हिस्सा अगर उनको हम लोग दे पाएंगे तो ये बड़ी बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।